हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं ऑनलाइन पार्टनर पाठशाला। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.2 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उससे रिलेटेड सवाल को हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट के पास। और कॉन्सेप्ट में थ्योरी है आपका 1.2। 1.1 थ्योरी को हम लोग परिमेय को क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग 1.2 को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो बात जानना बहुत जरूरी है, एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पहले से आप भाज्य और अभाज्य को जानते होंगे, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको सिखाने का कि भाज्य और अभाज्य को आप सीखें और उसको पहचानें। ठीक है, तो देखिए भाज्य क्या होता है। भाज्य का अंग्रेजी में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप इसको गौर से देखिए। कहता है भाज्य संख्या कहने का मतलब जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। जिसका गुणनखंड क्या हो, 2 से ज्यादा हो, उसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यानी जो दो पहाड़ा से ज्यादा पहाड़ा में हो। दो पहाड़ा, दो पहाड़ा समझ रहे हैं ना, 2 का पहाड़ा से ज्यादा के पहाड़ा में, मतलब हम कहें कि 4 किस किस पहाड़ा में है, तो आप सबसे पहले बताइएगा कि 4 सर 1 का पहाड़ा में है, 2 का पहाड़ा में और 4 का पहाड़ा में है, तो यही इसका गुणनखंड होता है। तो 2 से ज्यादा हो रहा है इसका गुणनखंड, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो 4 क्या है, भाज्य। 4 क्या है, भाज्य। यदि हम यही आपको बताएं कि भाई तो 16 किस किस पहाड़ा में है, तो आप कहिएगा कि सर 1 का में है, 2 का में है, 4 का में है और 8 का में और 16 में, तो इसका ये कितना हुआ, 5। तो 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड है, तो क्या है, भाज्य संख्या। हम बात करें 9 का, बताओ तो 9 किस में है, 1 में है, 3 में है और 9 में है। तो 2 से ज्यादा इसका, 2 से ज्यादा पहाड़ों में, मतलब 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड है, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, भाज्य। और अभाज्य का मतलब होता है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम। अभाज्य को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम संख्या, प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य कहता है कि हमारा जो गुणनखंड होगा ओनली 1 2 होगा, दूगो, क्या गो, दूगो। जैसे हम बात करें कि 2 का गुणनखंड के 2 किस किस पहाड़ा में है, तो 1 का में और 2 का में। कहेंगे 3 किस में है, 1 का में और 3 का में। हम कहेंगे तो भाई बता 11 किस में है, तो 1 का में और 11 का में। तो प्राइम संख्या का गुणनखंड सिर्फ 2 होगा, और अभाज्य संख्या जिसको कंपोजिट नंबर कहते हैं उसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा। तो याद रखना कि 2 से ज्यादा जिसका गुणनखंड उसको भाज्य संख्या, और जिसका 2 हो सिर्फ उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, हम आपको बताएं कि आप इसको कोशिश कीजिए। ठीक है, यानी आप कॉपी में लिखिए 1 से 50 तक के अंदर क्या वो भाज्य संख्या होगा। तो हम आपको बता देते हैं टोटल 15 होता है। 1 से 50 तक में क्या होता है, टोटल 15 गो। तब 15 का 15 अभाज्य संख्या को लिखिए। यदि 1 से 100 तक लिखते हैं तो 1 से 100 तक में 25 गो होता है। आप 1 से 100 तक लिखिए। आपसे यही क्वेश्चन पूछे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए, तो आप कितना बोलिएगा, 97। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा, 97। और आपसे ये पूछे कि वैसा अभाज्य संख्या बताइए जो सम भी हो। एकलौता 2 अभाज्य संख्या है, एकलौता 2 अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 क्वेश्चन, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 97। और कहेगा कि वैसा अभाज्य संख्या बताइए जो क्या हो, सम हो और अभाज्य हो, तो 2। आपसे पूछेगा छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो आप बोलिएगा 2। और कहेगा 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 11। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, तो आप क्या बोलिएगा, 4। 4 से छोटी कोई अभाज्य संख्या भाज्य संख्या नहीं होता है।
4 से छोटा कोई भाज्य संख्या नहीं होता है। तो इस सब बातों को आप याद रखिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे और यही भाज्य और अभाज्य का खेला आपका परिमेय 1.2 में है। ठीक, चलते हैं हम लोग परिमेय को सीखेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए परिमेय क्या लिखा है आपको, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के वाले क्रम बिना अद्वितीय होता है। आप एक वर्ड अद्वितीय को नहीं समझेंगे और सारा वर्ड को समझोगे। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, अद्वितीय का मतलब यूनिक। कोई भी हम लोग करते हैं तो वो यूनिक की तरह दिखता है, ठीक है। मतलब देखने में एक अजीब तरीका से देखने में लगता है तो उसको कहते हैं अद्वितीय। अब इसमें क्या हुआ, इसका कुल कहने का, इस थ्योरी का कहने का मतलब है कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में आप लिख सकते हैं। बोला कैसे भैया, तो बोला गुणनखंड के रूप में। कैसे? गुणनखंड के रूप में। हम कहें कि मान के चलिए ये आपका क्या है, 20 है। क्या है? 20 है। कहेगा इस 20 को क्या आप अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो कहिएगा इसका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, तो 2 का 10, 20 इसको करें तो 5, अब 5 1। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे 20 को, तो कहेंगे 2 गुना 2 गुना 5, यही तो है इसका गुणनफल। इस 20 को इस रूप में लिखेंगे तो इसमें देखिए 2 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य। जितना रूप आएगा सब क्या है, अभाज्य संख्या ही होगा। तो इस थ्योरी में बस इतना सा ही बात बोला कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में हम लिख सकते हैं। किस तरह? गुणनखंड के थ्रू, ठीक है। गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा, भाज्य संख्या के बराबर होगा और उसका जब रूप देखेंगे तो अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा और यही रूप क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। और इसी को जब गुना करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, भाज्य संख्या। इसमें इतने सा बात का, ठीक है। उसके बाद हम लिखें कि कार्ल फ्रेडरिक गॉस जो है वो उसने इसी परिमेय को क्या किया था, प्रूफ किया था। इसने कहा था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने कहा कि कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य में लिख सकते हैं। तो बोला कैसे भैया, तो बोला कि गुणनखंड के रूप में, और जितना भी संख्या का गुणनखंड निकालते हैं सारा का सारा गुणनखंड अभाज्य होता है। आप लघुत्तम निकालते होंगे, वो लघुत्तम आप ये टटोल के देखिएगा तो क्या होगा, सब अभाज्य होगा। कैसा होगा, टोटल का टोटल कैसा होगा, अभाज्य ही होता है। 20 का हम गुणनखंड किया, आप 40 का कीजिए, 50 का कीजिए, 100 का कीजिए, 200 500 का कीजिए, इस जितना गुणनखंड चाहिए टोटल गुणनखंड अभाज्य संख्या ही होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे इस वैज्ञानिक ने इसको क्या किया, सिद्ध किया। इसीलिए इन्होंने इस बात को लिखा और कहा कि भैया इस बात ये भी होता है। उसके बाद इसको गणितज्ञों का क्या कहा, राजकुमार कहा जाता है। अभी कहा जाता है, पहले कहा ही जाता था, अभी तक कहा जाता है। और इसका नाम महान गणितज्ञों, महान वैज्ञानिकों के साथ नाम होने लगा। तो महान वैज्ञानिक कौन है, आर्किमिडीज जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक, न्यूटन सबसे बड़ा वैज्ञानिक नहीं। अब देखिए आर्किमिडीज, न्यूटन और आपका कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ये सब जो है साइंस को भी प्रूव किया है। बहुत ऐसा साइंस का थ्योरी है उसको भी इन्होंने प्रूव किया और गणित का भी प्रूव किया। तो इसको गणित का राजकुमार कहा जाता है और उस महान वैज्ञानिकों में इसका भी नाम शामिल किया गया, ठीक है। उसके बाद हम लिखे हैं किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में व्यक्त किया जाता है, ऐसा कौन सा विधि है, तो आप बोलिएगा एकलौता गुणनखंड विधि है। कोई भी भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में यदि व्यक्त करना हो तो कौन सा विधि का उपयोग कीजिएगा, गुणनखंड विधि का। और यह कैसा विधि है, दुनिया में एक विधि है, दुनिया में
एक वो विधि है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य के रूप में लिखने का। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। ठीक, हम यहाँ पे लिख दिए एकलौता विधि है। उसके बाद हम लिखे एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनफल के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होते हैं। जब कोई भी प्राकृत संख्या होता है उसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये क्या होता है? यूनिक वे में होता है, अद्वितीय होता है, और उसको हम आरोही और अवरोही में लिख सकते हैं। आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब घटते क्रम। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट पे ले जाते हैं। कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है? हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं भैया, देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं माना कि कोई भाज्य संख्या x है। ठीक है, कोई संख्या क्या है? भाज्य है, और इसका गुणनखंड हम मान लेते हैं, इसका गुणनखंड जो है क्या होगा? P1 मान लिए, P2 मान लिए, P3 मान लिए, P4 मान लिए, P5 मान लिए। आप इसको जितना मन करो उतना, Pn तक। n का मतलब जहां तक आपका मन। तो इसका गुणनखंड है किसका? x का। समझ रहे हैं? अब इसमें बात होता है सर ये गुणनखंड है, ठीक है भैया गुणनखंड है तो कोई दिक्कत नहीं। अब कहा कि गुणनखंड कैसा होगा? तो कहेगा P1 से P2 बड़ा होगा या इसके बराबर होगा, P2 से P3 बड़ा होगा या इससे बराबर होगा, P3 से P4 जो होगा या तो बड़ा होगा या ये दोनों बराबर होगा, P4 से P5 या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। इसी तरह हम चलेंगे Pn तक, ये भी बड़ा। बात समझ रहे मेरा? तो यही, यदि अभाज्य गुणनखंड समान हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं? घात के रूप में लिख देते हैं। किस रूप में? घात। लिखेंगे गुणनखंड यदि समान हो तो उसे घात के रूप में लिखते हैं। घात के रूप में लिखते हैं। घात का मतलब क्या? पावर। घात का मतलब क्या? पावर। यहाँ पे लिख देते हैं पावर के रूप में। अरे भाई, पावर, POWER, पावर के रूप में लिखते हैं। यानी तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखिए, हम एक उदाहरण आपको देते हैं। देखिए तो उदाहरण क्या है? ये है 32 7 5 32 7 6 0। अब आप देख रहे हैं कि क्या है? 0 है लास्ट में, और किसी भी संख्या में लास्ट में 0 हो जाए तो ऑटोमेटिक है भाज्य ही होगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो देखिए इसको हम लिखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13। आप इसको इस मेटर में भी करके लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। ये 2 से करते हैं तो इसका हो गया 16, इसका हो गया 3। यहाँ पे कितना बचा? 4। यहाँ पे 3 दूनी 6 ले लिया तो 3 हो गया, 1 16। तो इसका बचा 8, इसका 0। फिर 2 से करते हैं, ये 8 हो गया, ये 19 हो गया, 0। फिर इसको 2 से करेंगे तो फिर 4 होगा, और ये हो गया आपका 9 हो गया, ये 5। इसी तरह आप इसको कर सकते हैं। फिर 5 से कीजिए, फिर 7 से, तो ऐसे ही आप इस रूप में आ जाएगा। अब देखिए इसी का गुणनखंड जो है कि 3 समान है, ये सब समान है। तो समान है तो इसको किसके रूप में लिखेंगे? पावर के रूप में। 1 2 3 गो, 3 गो लिख दिए। 1 2 3 गो, तो 3 पे पावर 3। और यहाँ पे जिस पे नहीं है उसको वही लिए। ई हो गया भाज्य और ई हो गया अभाज्य रूप। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए है उदाहरण नंबर आपका 5 है।
हाँ, 4 तक हम लोग पीछे का जो वीडियो था उसमें कर चुके थे, जो कि थ्योरी आपका 1.1 में था। अब हम लोग थ्योरी 1.2 में पढ़ रहे हैं, तो इसका 5 उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन क्या है, अजीब क्वेश्चन है मगर बहुत ईजी है, ठीक है। तो विद्यार्थी को लगता है कि सब क्वेश्चन दिया क्यों है। ये सब क्वेश्चन इसलिए दिया है कि आपका दिमाग को साफ करेगा। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है तो इस क्वेश्चन को आप यूं बना दीजिएगा, जैसे सोचिएगा वैसे बना दीजिएगा, ठीक है। जैसे सोचिएगा उसको वैसे बना दीजिएगा, जिस रूप में जिस तरह सोच सकते हैं उसी तरह इसको बनाइएगा। मगर स्टूडेंट को लगता है ये सब क्वेश्चन फालतू है। नहीं भैया, ये फालतू नहीं है, यही क्वेश्चन तो आपका कॉन्सेप्ट है और यही क्वेश्चन को तो आपको समझना है, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। आप विचार कर सकते हैं, हम इसको बताएंगे, आपको विचार करना। देखिए आप विचार 4 पे पावर n, 6 पे पावर n, 12 के पावर n, किसी के पावर इस तरह का विचार कर सकते हैं। आपके पास ढेरी संख्या है। हम कहें 16 पे पावर n, हम कहें 8 पे पावर n, तो इस सब पे जो जितना है ना, जितना इसका काम है उस सब पे एक के नियम लगेगा, ठीक है। तो ये कहता है जांच कीजिए n प्राकृत है, तो हम कहें इसका n का मतलब कहा कि इसका मान 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख दीजिए, 5 रख 6 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये 4 जो होगा वही इसका पावर होगा। हम कहें 4 सम है, 4 क्या है, सम है। तो क्या 4 पे पावर 1 रखेंगे तो विषम हो जाएगा? ऐसा होगा? नहीं होगा। 4 पे पावर 2 रखेंगे तो विषम होगा? नहीं होगा। 4 क्यूब, देखिए 4 क्यूब 16, विषम हुआ क्या? नहीं। तो ये 4 जैसा होगा वही इसका पावर आप कितनों लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। जैसा है ओरिजिनल नंबर उस पे पावर कुछ भी लगा लेते हैं तो जो है आगे भी वही गुण रखेगा। हम कहें 4 पे पावर 3 रख लीजिए, ये तो विषम है पावर, मगर इसको 4 को कीजिए 3 बार गुना, आपको यही आएगा। 4 क्यूब 16, 16 मतलब 16 का गुण है, सम है, ये भाज्य है, तो 64 भी सम है, भाज्य है। बात समझ रहे हैं? 12 में ऐसा कंडीशन, ठीक है। मगर यही आपको बोल दे कि 10n का वैल्यू बताइए क्या, तो 10n का वैल्यू अभी आपको पता चल जाएगा। ये जो 10 है ये भी कटेगा, मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे बोला है कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्ति, तो शून्य पे अपने आप समाप्त हो रहा है। इसका जितना पावर रखेंगे सब शून्य पे समाप्त होगा, ठीक है। देखिए 10 पे पावर 1 रख लीजिए, शून्य पे ही समाप्त। 10 पे पावर 2 रखिए, देखिए शून्य पर ही समाप्त। 10 पे पावर 3 रखिए, देखिए शून्य पर ही समाप्त। सॉरी, मगर ई क्या शून्य पे समाप्त हो रहा है? तो आप बोलिएगा सर नहीं, ये सब शून्य पे समाप्त नहीं होगा। और शून्य पे समाप्त होने का मतलब है वो 5 से भाग लगेगा। ये तो कभी नहीं होगा, होबे नहीं करेगा तो 5 से भाग कहाँ से लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसका एगो कॉन्सेप्ट है, आप लिख लीजिए कॉपी में, और उसको आपको इस सवाल में खाली लिख देना। क्या करना है आपको? लिख देना है। देखिए कॉन्सेप्ट है भैया, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप लिखना है, यदि, इसको हल लिख के लिखिएगा, हल, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 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 नहीं हुआ, आपको समझना है कि संख्या, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम
कम से कम एक बार 2 गुना 5 होना चाहिए, ये इसका कॉन्सेप्ट। कहा कि यदि आप किसी संख्या को 0 पर समाप्त करना चाहते हैं तो उसका गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए। 2 5 क्यों सर? कि 5 दूनी 10, और 10 जैसे आएगा तो किससे हो जाएगा? 0 पे समाप्त हो जाएगा। 0 पे समाप्त होगा तो उस पर कितनों पावर लगा लीजिए, वो 0 पर ही समाप्त होगा, नहीं? तो ये बाय कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ये बात को हम लिख देते हैं, 4 का फैक्टर कर लीजिए, 2 2 गुणनखंड। तो क्या हम कहें 4 का की होगा? तो कहेंगे 2 गुना 2, ये तो होगा, अब गुना 1, तो 4 को लिखेंगे 2 पे पावर 2। क्या ये 0 पे समाप्त हो रहा है? नहीं। तो इस क्या आ रहा है? 2 का तो गुणनखंड आ रहा है, 2 का गुणनखंड, मगर 5 का गुणनखंड इसमें नजर आता है? नहीं। 5 गुणनखंड के रूप में नजर आता है? नहीं। 2 गुणनखंड के रूप में नजर आता है, खाली 2 से की होगा, 5 भी चाहिए ना, तो 5 नहीं आया। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 का गुणनखंड, या अतः में लिख दीजिए, अतः 4 का गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप में नहीं आया। इसलिए कभी भी 4 पे पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम समझाने का कोशिश किए और आपको इसको समझना है कुछ नहीं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, 90% बच्चा को नहीं बुझाता है सर, ठीक है। चलते हम लोग अगला। देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कथा संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो एक बात आप याद रखिए, क्या एकदम नोट में लिख लीजिए अंत में, और इस बात से आपका हर सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। एचसीएफ जब कहे तो मतलब आपको कहेगा अधिकतम, या अंग्रेजी मीडियम वाले इसको कह सकते हैं हाईएस्ट, अधिकतम, या इसी को छोटी क्लास में बोलता था बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो आप आंख बंद कीजिए और निकाल दीजिए एचसीएफ। यदि आपसे पूछ देगा एलसीएम तो आपको यहाँ पूछेगा न्यूनतम, क्या पूछेगा? न्यूनतम। और या छोटी क्लास में आपको छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए बोला जाता था। एक कीवर्ड है अधिकतम या बड़ी से बड़ी संख्या बोले एचसीएफ निकालिए, एलसीएम न्यूनतम या छोटी छोटी संख्या, क्योंकि इसका पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब हाई, लोवेस्ट का मतलब लो, ठीक है। इस बात को याद रखिए और निकाल दीजिए। और आप किसी भी विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं, आपके पास तीन विधि अवेलेबल है। एचसीएफ निकालने का 3 विधि, कौन कौन? गुणनखंड विधि 1, भाग विधि 2, यूक्लिड विभाजन परिमिका 3, ठीक है। आप निकाल लीजिए। तो चलते हम लोग सवाल की ओर। 6 का गुणनखंड कीजिए, की होगा भैया 2, इसका क्या होगा 3, इसका 1, तो हम कह सकते हैं 6 का सर हो गया 2 और 3। अब कहेगा 20 का बताओ, तो जानते हैं 2 10, 2 5
5 1 खत्म। तो 20 का की हुआ 2 गुना 5। जो जो सेम है उसको घेर दीजिए। तो एचसीएफ आप निकालिए। यहाँ पे सेम क्या था, खाली एगो 2 था, तो इसका एचसीएफ 2 हो गया। एलसीएम बोले तो जो सेम था वो भी और जो सेम नहीं था वो भी। तो ये दोनों सेम है तो एक के 2 लेंगे, ये 2 बच गया तो ये 2 ले लेंगे, ये 3 बच गया है तो ये 3 ले लेंगे, और ये 5 बचा तो इसको 5 ले लेंगे। अब इसको गुना कीजिएगा ना तो 2 दूनी 4 या 12 12 पंचे 60। आपका एचसीएफ निकल गया 2, एलसीएम निकल गया 60। ठीक, इसका गुणनखंड कर लीजिए जो सेम है। अब कहेगा हाईएस्ट क्या बोला इसमें हाईएस्ट कहाँ, तो इसमें पावर देखना है। देखिए दोनों सेम है, कॉमन है, तो 2 होगा। यहाँ पे एलसीएम में जो नहीं हुआ है उसको, जो कॉमन है उसको, जो कॉमन है उसको लिखिए, जो कॉमन नहीं है उस सबको लिख दीजिए, और सबको गुना कीजिएगा तो एलसीएम निकल गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी का एलसीएम यदि और एचसीएफ आपको निकालने दे दिया जाए तो इसमें संबंध क्या है उसको सीखिए। हम लिखते हैं कि एचसीएफ निकालेंगे ए और बी का। ठीक, इसी को गुना कर देंगे एलसीएम ए और बी का। जितना ए बी का एचसीएफ आएगा उसको लिख देंगे, जितना एलसीएम उसको। तो किसके बराबर, तो 2 संख्या के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हम बोले 2 और 4 का यदि एचसीएफ निकालिए तो आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिए तो 2 आएगा। इसका एलसीएम निकाल दीजिए 4 होगा। तो 2 और 4 को यदि गुना करते हैं तो 8 होगा, और दोनों संख्या 2 4 को इधर से गुना करते हैं तो 8 होगा। एक फार्मूला है और इसको आप छोटी क्लास में खूब बढ़िया सीखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को अपना भाषा में हम लिख दें तो आप जानते हैं कि एचसीएफ गुना एलसीएम, इठो बात आपको बुझाएगा। एलसीएम बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, मतलब कहने का वही बात, ये बात सेम है। चलते हम लोग कुछ सवाल लेते हैं, और वह सवाल आपका 7 नंबर उदाहरण है। इस सवाल में कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 440 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, और इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और इसमें बोला और एलसीएम भी ज्ञात कीजिए, एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि इस विधि से निकालना है, इस फार्मूला से निकालना है तो आपको 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज पूछेगा। इस फार्मूला से या इस फार्मूला से निकालेगा तो आपको 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज पूछेगा। ठीक है, या तो एलसीएम एचसीएफ दे दिया जाए और एक संख्या दे दिया जाए, या आपका दोनों संख्या दे दिया जाए, या एचसीएफ दिया जाए तो एलसीएम बोलेगा निकालने। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 संख्या तो दिया है मेरे पास, इसका सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आप सबसे पहले 96 का गुणनखंड कीजिए तो कितना होगा 48, ई कितना होगा 24, ई कितना होगा 12, ई कितना होगा 6, ई कितना होगा 3, इसका कितना होगा 1। अब 440 का कर 404 का कीजिए, 40 नहीं सॉरी, ई वाला 2, फिर ई का पूरे घेरा कर 2 आया तो कितना हुआ टोटल भैया 4। इसका एचसीएफ कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो हम फार्मूला लगा के कर देते हैं। तो फार्मूला एचसीएफ 96 और 404 और गुना है एलसीएम
फिर 96 गुना 404 बराबर दोनों संख्या का गुना 96 गुना 404। ये तो होता है, यही फॉर्मूला है। अब 96 इसका एचसीएफ कितना निकला तो कहिए 4 निकला, 4 लिख दिए। इसका एलसीएम पता है क्या तो बोलिए ना है सर पता, तो यही लिख दीजिए। हाँ देखिएगा, बुझिएगा, सटा के लिख देते हैं, क्योंकि हर सवाल को आपको सिर्फ बुझना है, समझना है भैया, रटना नहीं है। रटने के लिए बहुत सा टीचर बैठा हुआ है, वो रटा रहा है, वो एक्सरसाइज खत्म कर रहा है, मगर हम आपका एक्सरसाइज खत्म नहीं करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए गुना में है तो उस पार चला जाएगा तो किस में आ जाएगा भैया, देखिए यहाँ ये गुना में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो भाग में, तो हम यहाँ यही चीज को लिख सकते हैं। आप जानते हैं इसको कटाने के लिए अच्छी तरह से, तो कटा दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 1 और 4 क्यूब 16। इसको आप गुना कर दीजिए। कितना 24 गुना 404, 96, ये आपका एलसीएम। एचसीएफ 4, एलसीएम 96। तो ठीक है, चलते हम लोग। अब एक बात और है, उसको नोट करके फिर लिख लीजिए। दो संख्या का जो है, दो संख्या का एचसीएफ एलसीएम इस चीज को सत्य मानता है, वही 3 संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो इस फार्मूला को सत्य नहीं मानता है, वो गलत हो जाता है। तो कैसे हम लिख के आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे यदि हम इस सवाल को मिटा दें तो देखिएगा, कहता है कि एचसीएफ क्या, एचसीएफ ABC गुना एलसीएम, फिर ABC बराबर A गुना B गुना C क्या होगा, तो आप बोलिएगा नहीं होगा। कभी भूल से भी इस बात को इसके के तरह इसको नहीं करना है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, गलती। ये आपको 1 नंबर में इस तरह पूछ सकता है और पूछता भी है ऑब्जेक्टिव, और आप इस चीज को याद करते हैं, इसको ध्यान से नहीं देखते, आपका हो जाता है गलत। ये फार्मूला जो 2 संख्या के लिए ही सत्य है, 2 से ज्यादा होगा किसी में ही काम नहीं आएगा। ठीक है,